हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के पार्ट 2 के बारे में, विच इज़ चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने कल बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमने स्फीयर से कैपेसिटर बनाया, सिंगल स्फीयर से, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइट तक फैली हुई थी। तो हमने बोला कि एनर्जी जो है वो इन्फाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से। फिर हमने कुछ और टेक्निक्स लगाई, हमने एक स्फीयर के पास में एक स्फीयर रखा, देखा कि अच्छा कुछ एनर्जी स्टोर हुई दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर हमने एक स्फीयर के एक शेल के अंदर दूसरा शेल रखा, तो हम देखा कि अच्छा हाँ ये ज़्यादा अच्छा काम का है क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में है, बाहर अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसकी वजह से सारी एनर्जी इसके बीच में है, काम आया हमारे। ऐसे हमने सिलेंडर से किया। लास्ट में हम देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा होना, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना। हमने बोला कि यही सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है, इसमें कैपेसिटेंस को वेरी करना बहुत आसान है ना, इसके डायमेंशंस को वेरी करना बहुत आसान है। इसलिए मैंने बोला कि जनरली हम जब देखते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करते हैं कि जब एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो इसके साथ ऐसा क्या होता है इस सिस्टम के साथ कि ये चार्ज हो जाता है या ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो हमने क्या किया, दो कंडक्टिंग प्लेट्स इस प्लेन में लगा रखी है, ठीक है, आमने सामने रखी है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक। अब हमने इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, एक स्विच हमने साथ में लगा दिया। अब जैसे आप स्विच को क्लोज करते हैं क्या होगा, स्विच क्लोज किया, क्या ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है हायर पोटेंशियल है? यस बिल्कुल है। क्या इस प्लेट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल है, कंडक्टिंग प्लेट से कंडक्टर है। क्या वो इलेक्ट्रॉन्स इस हायर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हुए और इस पाथ को फॉलो करते हुए क्या इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँच गए? बिल्कुल। अच्छा, किसी प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो उस पर चार्ज कितना हो जाता है? क्या पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई और पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो गया। ओके, एक बात हमें समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी से फ्लो करके क्या इस तरफ पहुंच जाएंगे। जब इस तरफ पहुंच रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से निकल के इस बैटरी के पोटेंशियल की वजह से यहाँ तक पहुँच गए, इन पे जो फोर्स लगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखें तो यहाँ पे आए सारे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गए डेफिशिएंसी। अच्छा, टोटल चार्ज के बारे में क्या कह सकते हो? क्या जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए होंगे उतना ही तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया होगा? बिल्कुल सही बात है। तो किसी टाइम पे अगर यहाँ पे चार्ज है -Q तो यहाँ कितना होगा? +Q, क्योंकि दोनों पहले भी न्यूट्रल थे, किसी ने कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया तो अभी भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। बिल्कुल ठीक बात है। अब तुम सोचो कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा दोनों प्लेट्स पे, क्या उस वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या इसको एक अपोजिट फोर्स मिलेगा या अपोजिट, आप कह सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर कर रहा है, एक अपोजिट यहाँ पे मिलने लगेगा, है ना। अब सोचो तुम, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा? हमने याद किया था एक पैरेलल प्लेट की वजह से, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? σ/2 ε0। तो सिग्मा क्या था? चार्ज डेंसिटी। तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना सिग्मा बढ़ेगा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा? यस। अब सोचो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब इसके बराबर हो गया तो क्या अब कोई इलेक्ट्रॉन या अब कोई चार्ज यहाँ से फ्लो कर पाएगा? नहीं। तो हुआ क्या, इस बैटरी की वजह से ये चार्जेस डेवलप होना शुरू हुए और इन चार्जेस की वजह से एक अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होना शुरू हुआ, जिसने कुछ देर बाद जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल हो गया इन चार्जेस के फ्लो को रोक दिया। तो क्या अब कोई नया चार्ज कैपेसिटर पे आ पाएगा क्या? नहीं। क्लियर है बात? तो ये जो कंडीशन आई, इस कंडीशन को हमने बोला स्टडी स्टेट कंडीशन, जब कोई और नया चार्ज इस पे अब नहीं आ रहा, ठीक है, स्टडी स्टेट कंडीशन। तो स्टडी स्टेट कंडीशन अगर लिखी जाए तो क्या लिखेंगे उसके लिए?
कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था V, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, हमने कल भी बात की थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट के लिए अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की होता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। पर ये तो इनफाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट क्यों बोला हमने? ये ऐसा इसलिए क्योंकि इन दो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो इसके साइज के हिसाब से बहुत कम है। तो तुम सोचो कि ये दो हाथ मेरे पास हैं, अब ये हाथ इतने पास में है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ये इन हाथों की साइज से बहुत कम है। तो क्या इस सेपरेशन के लिए कोई भी पॉइंट उठाओ, ये प्लेट एक इनफाइनाइट प्लेट हो जाएगी? बिल्कुल। मान लो ऐसा कि तुमने हाथ यहाँ रखा और यहाँ एक चींटी है जो इस हाथ को देख रही है, क्या उसके लिए एक इनफाइनाइट प्लेट है ये? बिल्कुल। तो वैसा ही हिसाब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है वो कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है तो कितना लिखा जाता है? V इक्वल टू E इंटू डी। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन रीच हो गई। अब कोई नया चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट नहीं होगा। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज जो इस कंडीशन में इस पे दिया जा सकता है। ठीक है बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो ये कंडीशन स्टेडी स्टेट की आपको ध्यान रखनी चाहिए। और क्या ध्यान अब रखेंगे? क्योंकि कोई नया चार्ज इस पर स्टोर नहीं होगा, ये जो चार्ज है ये इस पर मैक्सिमम चार्ज है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके कैपेसिटेंस के बारे में हमने कल बात की थी। क्या लिखा था इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला? कल ही हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जिसमें प्लेट सेपरेशन था D, प्लेट का एरिया था A। ठीक है, ओके। और फिर हमने ये बात भी करी थी कि जब दो प्लेट्स इस तरीके से रखी होती हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है? इनर सरफेसेस पे। तो जो भी चार्ज प्लस Q और माइनस Q आया है वो हमेशा कहाँ होगा? इनर सरफेसेस पे। ठीक है, यहाँ तक बात। हमने कैपेसिटी को जब रिलेट किया था तो क्या फॉर्मूला लिखा था? Q इक्वल टू CV। ये बात भी याद है आपको? Q इक्वल टू CV, ये था कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये भी इस V पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, V बैटरी वाला ले सकते हैं, कैपेसिटी हम एप्सिलॉन A बाई डी लिख सकते हैं और यहाँ से Q लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? अब एक खास बात यहाँ पे क्या है कि बैटरी का काम था क्या यहाँ पे? बैटरी ने क्या किया? क्या बैटरी ने इसको इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस दिया और फाइनली उसी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल जब यहाँ भी हो गया तो चार्ज फ्लो होना रुक गए? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बैटरी यूज़ क्यों की जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। बैटरी का काम ही यही है कि वो हमेशा इस V पोटेंशियल को मेंटेन करके रखेगी, ये इसका काम है। तो सोचो तुम कि एक बैटरी अगर इसके अक्रॉस लगा रखी है तो क्या इसके अक्रॉस से हमेशा V पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना चाहेगी? बिल्कुल सही बात है। अंदर जो डेवलप हुआ पोटेंशियल डिफरेंस वो इसको अपोज किया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ और चार्ज फ्लो ना रुक गए। तो अब अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात करते हैं तो मैं इसको बोलता हूँ, लेट्स से दिस इज X प्लेट, दिस इज Y प्लेट। तो चार्ज ऑन X प्लेट कितना हो जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और उधर गए, निकले मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज C इंटू V फाइनल स्टेडी स्टेट पे। और अगर Y प्लेट की बात करो तो कितना हो जाएगा? माइनस CV। और अगर पूछा क्या जाता है, ये तो हो गया प्लेट्स पे चार्ज, आपको पूछा जाता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर इन दोनों का सम नहीं है, इन दोनों का सम तो 0 ही होगा हमेशा। चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखा जाता है चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। ऐसा स्टैंडर्ड हमने बनाया कि ये होता है चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, किसके बराबर? C इंटू V के बराबर। तो आपसे बेसिकली Q का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है जब आपसे पूछा जाता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। टोटल चार्ज नहीं, टोटल 0 होगा। Q का मैग्नीट्यूड आपसे पूछते हैं जब चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये हमेशा क्या होगा? चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, या हायर पोटेंशियल वाली जो प्लेट है वो, पॉजिटिव प्लेट बोलो या प्लेट हायर पोटेंशियल जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो। ठीक है, तो ये हमेशा वैलिड है जब चार्ज, अगर आप प्लेट्स आपने ली, हमने शुरू में क्या कहता है, दो न्यूट्रल प्लेट्स ली, दोनों को अरेंज किया और बैटरी से कनेक्ट किया, न्यूट्रल प्लेट्स ली तब भी ये फॉर्मूला वैलिड था। अगर हम चार्ज्ड प्लेट्स लेंगे तब भी ये वैलिड है। कैसे? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो चार्ज प्लेट्स मैंने ली, ठीक है, ऑलरेडी इन पे चार्ज था, लेट्स से इस पे था 2 माइक्रोकूलम
इस पे था ले लीजिए आप 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, या 6 माइक्रोकूलम ले लीजिए, 6 माइक्रोकूलम इस पे ऑलरेडी चार्ज था, ठीक है। अब अगर इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ एक स्विच के थ्रू, बैटरी लेट्स से 10 वोल्ट्स, और ये जो प्लेट्स के डायमेंशन के हिसाब से इसका जो कैपेसिटेंस बनता है, जो डिस्टेंस d है और उसका जो एरिया a है, उसके हिसाब से इनका कैपेसिटेंस बनता है लेट्स से 5 माइक्रोफैरेड्स, ठीक है, ये इसका कैपेसिटेंस बनता है। अब आपसे बोला गया कि ये ऑलरेडी इनिशियली चार्ज्ड थी प्लेट्स, पहले से चार्ज था इनके पास, उसके बाद इनको आपने ला के पास में रखा तो कैपेसिटेंस बना, ओके। अब आपसे पूछा कि इसको अगर मैं 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो इन पे फाइनल चार्ज बताइए, अब बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, हमेशा। तो ये जो बैटरी है ना, ये क्या चाहेगी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 10 वोल्ट्स के बराबर। जो भी इन पे इनिशियल चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैटरी का काम क्या है, ये इस 10 वोल्ट को इन दोनों के बीच में मेंटेन करेगी, ये बैटरी का काम है। तो अगर ऐसा हुआ तो स्टेडी स्टेट कब पहुंचेगी, ये बैटरी चाहती है कि 10 वोल्ट मेंटेन हो जाए, अपना काम ये करेगी, चार्ज तो इसको फ्लो करेगी, जब यहाँ फाइनली 10 वोल्ट हो जाएगा तो चार्ज फ्लो ना रुक जाएंगे, ये हमने बात करी थी। तो फाइनल पोटेंशियल इस पर हमेशा जो होगा वो होगा जो बैटरी आपने कनेक्ट करी है या जिस सर्किट में कनेक्टेड है उसके हिसाब से। इनिशियल इन पे जो भी चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरे को फाइनल चार्ज लिखने QF ऐसा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, Q फाइनल जो भी होगा वो होगा C इंटू V। कैपेसिटेंस कितना है इसका 5 माइक्रोफैरेड्स, V कितना है इस पर 10, कितना चार्ज आया 50 माइक्रोकूलम। क्लियर है बात। सो दिस विल बी द फाइनल चार्ज 50 माइक्रोकूलम ऑन ईच। तो मतलब इस पर भी अब कितना चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, इस पर भी कितना चार्ज है -50 माइक्रोकूलम। ये इनके फाइनल चार्ज है, इनके इनिशियल चार्ज से अब अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये हुआ क्यों होगा, तो सोचो क्या हुआ होगा इसमें, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इधर ट्रांसफ़र किया होगा, ऐसा ही हो सकता है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाले होंगे, तो 2 माइक्रोकूलम ऑलरेडी इस पे था, अब यहाँ 50 माइक्रोकूलम में मतलब 48 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पे। आप ऐसा मान सकते हैं कि या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया या उतने चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले, दोनों ही तरीका है कहने का, पॉजिटिव चार्ज या तो दिया या यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कह सकते हैं ऐसा। तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो हुआ बेसिकली वो कितना है 48 माइक्रोकूलम। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ 48 माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि 2 तो पहले से था, फाइनली कितना है 50, बाकी कहाँ से आया होगा, इधर से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ होगा, तो बैटरी से कितना फ्लो हुआ 48 माइक्रोकूलम बैटरी से फ्लो हुआ। क्लियर है बात। तो ये चीज़ भी अपने को आनी चाहिए कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब इसने बैटरी ने ऐसे 48 माइक्रोकूलम चार्ज इस तरफ भेजा। अच्छा, अगर सोचो कंडीशन कुछ उल्टी होती कि मैं इसको ऐसे रिवर्स लगा रखा था प्लेट को, तो मैं कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ, या किसी भी पहले माइनस चार्ज होता बाद में पॉजिटिव होता, या पहले पॉजिटिव होता बाद में नेगेटिव होता। तो बैटरी से चार्ज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, मतलब बैटरी के फिलहाल कैसा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला है ना, ऐसा केस भी तो हो सकता था जब चार्ज फाइनली इस तरफ चलता, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि इन पे इनिशियल चार्ज कितना है, फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपने लगा रखा है, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। क्लियर है भाई। सो आई गेस आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्लियर है। बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो होना शुरू हुआ, एक पे पॉजिटिव क्यू दूसरे पे नेगेटिव क्यू चार्ज आया। चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, इनर सरफेसेस पे। कैपेसिटर का चार्ज किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज है, दैट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्लियर है। ओके, बात करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये 4 डायग्राम दे रखे हैं, चारों में 2 प्लेट्स अरेंज कर रखी हैं जिन पे अलग अलग चार्ज दे रखे हैं। आपको पूछा गया कि ये जो कैपेसिटर्स बना रहे हैं, ये सिस्टम जो कैपेसिटर बना रहा है, इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है।
ये आपसे पूछा गया हर केस में। तो हमने क्या बात करी थी, कैपेसिटर का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट है ना के इनर सरफेस पे, उसको बोला था हमने चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो यहाँ कितना चार्ज बोला जाए, अब 3 - 3 है, यहाँ तो चार्ज ही अलग अलग है, यहाँ भी चार्ज अलग अलग है, वहाँ भी चार्ज अलग है। कैपेसिटर में पढ़ा था Q - Q होता है, तो इन पे हम चार्ज कैसे लिखें, तो बहुत आसान सा तरीका आपने पहले याद, जब आपने कंडक्टर्स पढ़े थे तो आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि दो प्लेट्स जब पास में रखी होती हैं तो उन पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो ध्यान से, क्या तुमने ये बात करी थी कि जब दो प्लेट्स पास में हों तो आउटर सरफेस पे हमेशा उनका एवरेज चार्ज होता है। मतलब अगर दो प्लेट्स ऐसे रखी हैं, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, तो आउटर पे होता है Q1 + Q2/2, इधर भी होता है Q1 + Q2/2, बचा हुआ चार्ज यहाँ आएगा और इसका बचा हुआ चार्ज माइनस यहाँ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ये टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 3n - 3, टोटल चार्ज कितना हुआ 0, मतलब एवरेज भी कितना आएगा 0। अब इनर सरफेस पे चार्ज अपने को यहाँ देखना है, तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना 3 माइक्रोकूलम, इधर वाली सरफेस पे आ गया 0, तो अंदर कितना आना चाहिए 3, तभी तो भाई दोनों मिलकर 3 हो पाएंगे। ऐसे ही यहाँ 0 टोटल है -3, तो यहाँ कितना आना चाहिए -3। अब तुम ध्यान से देखो तो क्या ये दो प्लेट्स एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही है, 3n - 3 इनर सरफेस पे। तो अगर मुझे यहाँ पूछा गया चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो मैं क्या लिखूंगा 3 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव प्लेट है तो समझ में आ रही है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट है। क्लियर है बात, कैपेसिटर पे हमेशा एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा और इक्वल एंड अपोजिट होंगे इनर सरफेस पे। यहाँ देखते हैं, अब इसका एवरेज देखो तो 5 - 11/2 कितना आया -6/2 -3, तो बाहर दोनों तरफ कितना कितना हो जाएगा -3। अब इस पे अंदर की तरफ बात करें तो ध्यान से देखो तो यहाँ कितना है, टोटल है 5, यहाँ है -3, तो यहाँ 8 होना चाहिए ना, 8 - 3 = 5, टोटल 5 बनना है, तो यहाँ 8। अच्छा यहाँ अगर 8 है तो यहाँ -8 होगा ही, चेक कर लो, -8 - 3 -11, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब आपसे पूछा ना कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। यहाँ आते हैं, अब आप देखो जल्दी से कितना आंसर आना चाहिए इसका। एवरेज कितना है -2 - 8/2 -10/2 विच इज़ -5, तो बाहर भी -5 इधर भी -5। ठीक है, अगर यहाँ -5 है, टोटल -2 है, तो क्या यहाँ +3 होना चाहिए, -5 + 3 गिव यू -2। अगर यहाँ यहाँ 3 तो यहाँ -3 होना ही चाहिए, चेक कर लो, -8 आ रहा है, -3 + -5। ऐसे ही तो यहाँ कैपेसिटर पे चार्ज कितना बोलोगे तुम 3 माइक्रोकूलम। यहाँ देखते हैं एवरेज कितना है, तो 2 + 6/2 दिस इज एवरेज, कितना हो गया 8/2 4, तो 4 दोनों तरफ बाहर बाहर हो जाएंगे, यहाँ 4 है यहाँ भी 4। अब अगर यहाँ 4 है, टोटल चाहिए 2, तो यहाँ कितना होना चाहिए -2, तो इसकी इनर सरफेस पे हो गया -2। अगर यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होना ही चाहिए, चेक कर लो, 6 बन रहा है, +2 + 4 6, सीधा सा हिसाब। तो अब आपको अगर पूछा गया Q1 कैपेसिटर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, और ये इस बार पॉजिटिव प्लेट है, बाकी सब में लेफ्ट वाली पॉजिटिव प्लेट्स थी क्योंकि लेफ्ट साइड पे अंदर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, इसी को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी अपन बात करते हैं कि एक कैपेसिटर को अगर चार्ज दिया है या उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो अभी अब तक हमने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब यहाँ पे +Q चार्ज हो, यहाँ पे -Q चार्ज हो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और V को हम लिखा था E × D से। रिमेंबर D क्या था, इनके बीच का सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का, अब तो पता ही है हमें, लिख लें फिर भी, चलिए ओके। अब कैपेसिटर का यूज़ ही हमने यही किया था ना कि एनर्जी स्टोर करनी थी हमें, और अभी तक हम बात कर रहे थे कि यार कैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन किया जाए, एक जगह पे लेके आया जाए। तो हम ठीक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ने बनाया, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन दोनों के बीच में ले आए। अब एनर्जी कितनी स्टोर हुई इस बारे में तो बात करें, तो अगर इस सिस्टम का कैपेसिटेंस है C, ठीक है, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ε0 A/D, मतलब डायमेंशंस पे, एरिया और इसके बीच का सेपरेशन। तो
फिलहाल जो भी एरिया और सेपरेशन अपन ने यूज़ किया है उसके हिसाब से यहाँ पे आया C, कैपेसिटेंस C। अब एनर्जी की मैं बात करनी कि एनर्जी स्टोर्ड, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक टर्म पढ़ी थी एनर्जी डेंसिटी नाम से, है ना। क्या था वो एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन होता है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे एनर्जी होती है, ये तुमने पढ़ा ही था, फील्ड कैरीज एनर्जी। और एनर्जी डेंसिटी कितनी थी पर यूनिट वॉल्यूम, कितना था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो यहाँ पे भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ई की वैल्यू में पता है, यहाँ से V/d हम लिख सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी डेंसिटी है इस रीजन में। तो अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए जो स्टोर इसमें हुई है तो वो क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इससे आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। वॉल्यूम किसका? तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें इस कैपेसिटर सिस्टम का। भाई दो प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं, इनके बीच में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो वॉल्यूम हमें लेना है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम कितना होगा? तो भाई ये जो एरिया है, एरिया इनटू ये लेंथ, यही तो उनका वॉल्यूम होगा। तो अगर एरिया A था, लेंथ D थी, तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं A इंटू डी। तो टोटल एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एप्सिलॉन D स्क्वायर इंटू A इंटू डी। टोटल एनर्जी को U से बता दिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट A D, E को मैं लिख लेता हूँ V/d। E कितना आ जाएगा यहाँ से? V/d का स्क्वायर। अब D स्क्वायर एक D, नीचे बचा D, हाफ एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू V स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस इज नथिंग बट C, बिल्कुल सही। तो U आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर, ठीक है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर चैप्टर, half CV square is the energy stored in the capacitor when its capacitance is C and potential difference across the plates is V। क्लियर है बात? कैपेसिटेंस C है, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इसको और भी हम तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ QV। ये कहाँ से आए? तो कुछ नहीं करना, Q इक्वल टू CV आपके पास फॉर्मूला है, वेरिएशन बनाओ। देखो यहाँ से V गायब है, V कितना लिखोगे यहाँ से? Q/C। Q/C इस फॉर्मूला में डाल दो, V की जगह पे आपको मिल जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। नेक्स्ट फॉर्मूला में C गायब है, यहाँ से C देखो कितना मिलेगा? Q/V। Q/V उठा के इस फॉर्मूला में डाल दो C की जगह, हाफ QV आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा। मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला जो है वो ये है, यहाँ से आप इस हेल्प से ये सारे डिराइव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला कहाँ कौन सा यूज़ करेंगे। भाई जो आपको क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ दी हैं उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। आपको C और V दिया है, ये यूज़ कर लो। Q दे रखा है तो ये वाले यूज़ कर लो। जैसा भी ये फॉर्मूलाज आप चूज़ कर सकते हैं, पर ये एक फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए, हाफ C V स्क्वायर, ठीक है। ये होगी एनर्जी डेंसिटी, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक बैटरी के बारे में, कि बैटरी कैसे काम कर रही है, बैटरी कितना वर्क डन कर रही है। हमने बोला ना कि कैपेसिटर को अगर बैटरी के अक्रॉस हम कनेक्ट कर दें तो वो चार्ज होने लगता है। तो अगर हम बात करें कि कैपेसिटर ऐसा है, यहाँ पे एक बैटरी आपने लगा रखी है और इस तरीके से चार्ज फ्लो होगा अगर इस स्विच को ऑफ कर दिया जाए। स्विच ऑन कर दें, अगर स्विच कनेक्ट कर दें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू होंगे। पहले हम बात कर चुके हैं चार्जिंग में, और चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। लेकिन बैटरी का क्या हुआ? तो ध्यान से देखो, बैटरी को अगर मैं बनाता हूँ तो इसमें चार्ज फ्लो होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले या चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाए। डिपेंड करता है कि इन प्लेट्स पे ऑलरेडी कितना चार्ज है। अगर न्यूट्रल है तब तो बिल्कुल यहीं से चार्ज फ्लो होगा और ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं अपन पढ़ते हुए हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं। हमें पता है कि एक्चुअली पॉजिटिव फ्लो नहीं होता, एक्चुअली नेगेटिव फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन पढ़ने के लिए हम हमेशा पॉजिटिव की बात करते हैं ताकि डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए हम बात करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज या तो यहाँ से निकल सकता है या यहाँ पे अंदर आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि इनिशियल कितना इस पर चार्ज है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखा जाए, तो तुम सोचो कि बैटरी ने किया क्या। बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया,
उस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक चार्ज मूव हुआ। ये तो बैटरी का काम था, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना। तो यहाँ पे जो उसका काम हुआ, वर्क डन, वो कितना हुआ, Q इंटू वी। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो चार्ज है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने के लिए किसी को धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे आप सोच लीजिए कि वाटर, पोटेंशियल को मैंने पहले भी बताया था कि हम वाटर या हाइट से समझ सकते हैं चार्ज और पोटेंशियल को, कि वाटर को अगर मुझे ऊपर चढ़ाना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो ऊपर चढ़ेगा ना। तो अगर ये चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक आया, मतलब इसको किसी ने एनर्जी प्रोवाइड करी है, किसी ने इस पर वर्क किया है। किसने किया, तो बैटरी ने किया। तभी तो हम कहते हैं कि बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई, उसकी एनर्जी कहाँ चली गई, ये क्यू ले गया। ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी लिखा जाता है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ऐसे यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो होगा माइनस क्यू वी। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो अपनी एनर्जी को काइनेटिक में या किसी और तरीके में रिलीज करता है। तो ये चार्ज अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी अब बैटरी के अंदर गई। तो जब बैटरी चार्ज करते हो ना, फ़ोन चार्ज करते हो, तो ये सिस्टम बनता है। अब बैटरी जो है वो एनर्जी ले रही है। किससे ले रही है, तो जो चार्ज ऑलरेडी एनर्जी लेके आ रहे हैं किसी बाहर वाले सिस्टम से। जैसे आपने सॉकेट में लगाया तो जो करंट आ रहा है वहाँ से, आपके घर में जो करंट आ रहा है वहाँ से चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं और बैटरी में छोड़ रहे हैं। तो बैटरी वो चार्ज स्टोर कर रही है, वो एनर्जी स्टोर कर रही है। तो वर्क डन ऑन द बैटरी कहलाएगा ये माइनस क्यू वी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज बाहर जाता है तो लिखा जाता है वर्क डन बाय द बैटरी विच इज पॉजिटिव क्यू वी। पॉजिटिव के अंदर अगर चार्ज जा रहा है तो लिखा जाएगा वर्क डन ऑन द बैटरी विच इज माइनस क्यू वी। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर एक कैपेसिटर को चार्ज करें तो क्या होगा, इस बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम बोला कि भाई दो अनचार्ज कैपेसिटर उठाए, दो अनचार्ज प्लेट्स उठाई, कोई चार्ज नहीं था इन पे शुरू में। ठीक है, इनिशियल चार्ज एकदम क्यू आई 0 है दोनों पे। वी पोटेंशियल के अक्रॉस इनको कनेक्ट किया और हम जानते हैं कि एक स्टडी स्टेट आती है। स्टडी स्टेट मतलब जब चार्ज का फ्लो होना रुक जाता है तब दोनों पे फाइनल चार्ज आ जाएंगे कुछ, इधर भी CV और इधर माइनस CV। रिमेंबर, अगर ये कैपेसिटर C का है तो इतना इतना चार्ज इस पे आता है, Q फाइनल जिसे हमने बोला था। ओके, तो अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ से Q चार्ज फ्लो हुआ होगा और यही Q फाइनली इस पे स्टोर हुआ होगा, CV जो हमने बोला है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो अभी हमने लिखा हाफ CV स्क्वायर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जब कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, अच्छा वर्क डन बाय बैटरी देखो कितना है। वर्क डन बाय बैटरी हमने अभी बोला Q इंटू वी। Q कितना गया, यहाँ से कितना चार्ज गया, CV के बराबर, तो CV इंटू वी CV स्क्वायर। तो वर्क डन बाय बैटरी तो आया CV स्क्वायर, पर एनर्जी स्टोर हुई खाली हाफ CV स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई, बाकी की आधी एनर्जी कहाँ गई भाई? जितना इसने वर्क किया उतनी एनर्जी इसमें स्टोर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। स्टडी स्टेट रीच हो गई, अब चार्ज ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो भाई ये तो एनर्जी फिक्स हो गई, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर। तो बची हुई एनर्जी कहाँ गई, बची हुई एनर्जी गई हीट में। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं ना, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट कैसे निकाली जाएगी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सीधा से हिसाब है भाई, काम करने वाला कौन है यहाँ पे, बैटरी। एनर्जी जा कर रही है कैपेसिटर में, तो जितना वर्क डन बैटरी ने किया, जितनी एनर्जी स्टोर हुई, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, हीट। तो जब एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है उसको चार्ज किया गया तो कितना हीट जनरेट हुई, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर विच इज हाफ CV स्क्वायर। मतलब 50% ऑफ द वर्क डन बाय दिस बैटरी गोज इनटू हीट जनरेशन। ठीक है, 50%, हाफ CV स्क्वायर इज 50% ऑफ दिस वर्क डन गोज इनटू हीट जनरेशन, ओनली 50% यहाँ पे रहा। किस केस में है ये, सिर्फ अनचार्ज्ड कैपेसिटर के केस में ये अनचार्ज, इनिशियल चार्जेस इस पे 0 हैं। तो हम बोल सकते हैं 50%। चार्जेस अगर चेंज होते हैं तो हम परसेंटेज वेरी करेगा।
क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? पक्की बात? ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे ये अनचार्ज हो या चाहे चार्ज हो, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, हमेशा। ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता था कि अगर इस पर आपको ऐसे बोलते कि यहाँ +4Q चार्ज है, यहाँ -2Q चार्ज है, अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस विच इज 10 वोल्ट्स, कैपेसिटेंस इसका दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड। तो आपसे पूछा गया अब, या कैपेसिटेंस C है, चलिए अब आपसे पूछा गया कि अब बताओ कि इसमें कितनी एनर्जी या कितनी हीट जनरेशन हुई। तो क्या करेंगे, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फाइनल इन पे जो चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज कितना आता है, हमेशा एक बैटरी की वजह से आता है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 10 वोल्ट से, तो 10 वोल्ट्स की वजह से यहाँ फाइनल चार्ज आएगा, दिस C इज़ 1 माइक्रोफैरेड ले लेते हैं ऐसा। तो जो चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा, इनको भी माइक्रोकूलम्स कर लेते हैं, 10 माइक्रोकूलम इधर, -10 माइक्रोकूलम इस तरफ, ये इन पे फाइनल चार्जेस होंगे। तो कितना चार्ज चेंज हो गया, पहले कितनी एनर्जी थी, ये सारी बातें कर लो। कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, इनिशियल एनर्जी अगर मैं लिखूँ इस सिस्टम की, जब कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ था, ये स्विच ओपन था, ठीक है, इनिशियल एनर्जी मुझे लिखनी है। तो याद करो कैपेसिटर के लिए एनर्जी कैसे लिखी जाती थी, कैपेसिटर का चार्ज कैसे लिखा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना। ये है इसका इनिशियल कंडीशन, +4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। पहले अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना, हमने क्या बोला था, एक कैपेसिटर का चार्ज किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे होता है। यहाँ तो दोनों अलग अलग है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 4 - 2/2 एवरेज ये आया, कितना आया 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इधर 1 इधर, यहाँ बचा 3, यहाँ आया -3। तो मतलब चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम, इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरेड। ओके, यहाँ से हम इसके निकालेंगे इनिशियल एनर्जी, U इनिशियल यहाँ से निकलेगा। भाई क्यों ऐसा, U इनिशियल यहाँ से, देखिए अभी स्विच क्लोज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी यहाँ नहीं है ना, तो स्विच क्लोज होता तो हम कहते हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम ½CV² यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ Q और C पता है, तो हमें फॉर्मूला पता है Q²/2C। यहाँ से आप इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें। चलिए, अब जब आपने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी का काम ही यही है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी, इसके हिसाब से ये फाइनल चार्ज लेके आएगी। कैपेसिटेंस था 1, तो C × V किया 10 10 10 और -10, इस पर फाइनल चार्ज आ गए। अब इसकी फाइनल एनर्जी अगर निकाली जाए तो यहाँ है +10, यहाँ है -10, ½ CV² से अगर मैं एनर्जी निकालूँ या Q²/2C से भी निकालूँ तो अब तो सेम ही आने वाला है। तो कितना आ जाएगा, ½ × C इज़ 1 माइक्रोफैरेड × V इज़ 10 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास फाइनल एनर्जी आएगी U फाइनल, दिस इज़ U फाइनल। अब आपके पास इनिशियल एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी आ गई, और क्या है, क्या वर्क डन बाय बैटरी भी करना पड़ेगा हमें, यस। तो वर्क डन बाय बैटरी देखते हैं कितना है, कितना चार्ज यहाँ फ्लो हुआ। तो देखो पहले यहाँ चार्ज कितना था 3, अब कितना हो गया यहाँ पे 10, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ध्यान से बताओ। यहाँ चार्ज था पहले 3, हो गया 10, मतलब 7 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा ऑलरेडी, 7 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोकूलम × V 10, ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। तो आपके पास वर्क डन बाय द बैटरी आ गया, इनिशियल एनर्जी आ गया, फाइनल एनर्जी आ गया। आपको निकालना है हीट, क्या है फॉर्मूला आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी पता है, माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी इसमें कैपेसिटर में स्टोर हुई। अच्छा, ऑलरेडी क्या कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी थी, यस, U इनिशियल था। क्या फाइनली कुछ एनर्जी इसको और आई, यस। क्या इन दोनों का डिफरेंस वो है जो बैटरी ने वर्क किया, हाँ भाई, बैटरी अगर वर्क नहीं करती तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी इसके पास थी, बैटरी ने वर्क किया तो अब इतनी एनर्जी आ गई। तो बैटरी के वर्क करने की वजह से जो एनर्जी आई वो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम निकालेंगे हीट, अगर ΔH लिखा जाए तो लिखेंगे वर्क डन बाय द बैटरी, जो भी हमने निकाला, माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसी से डिराइव हुआ है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, भाई यहाँ जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसमें इनिशियल चार्जेस 0 थे तो इनिशियल एनर्जी भी 0 थी, सेम फॉर्मूला बनता है। अगर इनिशियल चार्जेस कुछ हैं तो इनिशियल एनर्जी भी कुछ आएगी, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला हर समय वैलिड है हीट निकालने के लिए, जब भी आपको इनिशियल चार्जेस गिवन हो या नहीं गिवन हो, दोनों कंडीशन में ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं।
लगाने का तरीका बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनिशियल चार्जेस गिवन हैं तो पहले आपको कैपेसिटर का चार्ज निकालना पड़ेगा। कैपेसिटर का चार्ज निकाल के आप देखेंगे कि उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है। अभी V का तो कोई काम ही नहीं है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो Q²/2C से एनर्जी निकाली आपने फर्स्ट। देन बैटरी कनेक्ट करी, ½ CV² फाइनली इसकी एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपने निकाली। इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है वही तो बैटरी ने सप्लाई किया है, तो वो यहाँ पे आएगा UF - UI, वो डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अच्छा, बैटरी का वर्क डन कितना, तो चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, पहले था 3 अब हो गया 10, मतलब +7 जो चार्ज है वो बैटरी ने ट्रांसफ़र किया होगा, तो बैटरी के लिए आएगा Q × V मतलब 7 × 10। इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे आप सारी चीज़ें रख सकते हैं। वर्क डन बाय बैटरी इज 7 × 10, दिस इज U फाइनल, दिस इज U इनिशियल। सॉल्व आप खुद कीजिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है जेईई एडवांस में जनरली बहुत बार बनाए, मेंस में मुश्किल से ही पूछा गया कभी, और नीट के पर्पज़ से ½ CV² तक सफिशिएंट है। हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। नॉलेज है तो अच्छी बात है, कभी पूछ लिया तो हम कर सकें, पर इतनी डेप्थ में नीट में नहीं पूछते हैं। ½ CV² तक ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तक पूछते हैं। ओके, चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई गेस आपको ये ऊपर नहीं दिख रहा था उस टाइम पे, मैं इसको इधर बना देता हूँ। ये ऐसा था +4 एंड -2, ये मैंने बना रखा था, +4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ऐसा था ये। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं सर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये दो प्लेट्स कैपेसिटर की हैं और एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं करती हैं? भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता? बिल्कुल होता है, और इसीलिए जब कैपेसिटर बनाया जाता है तो इन दोनों को फिक्स किया जाता है, इन दोनों को फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब फिक्स कैसे करते हैं? तो इनके बीच में कोई स्लैब डाल देते हैं, कोई स्लैब कोई मटेरियल डाल देते हैं, उसकी वजह से दोनों प्लेट्स फिक्स हो जाती हैं, क्रश नहीं कर पाती उसको, यहाँ फिक्स रहती हैं। वो खैर आगे हम बात करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक पे चलेंगे, लेकिन यस इन दोनों को फिक्स करते हैं। अच्छा, तो कितना फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो आसान सा है, ये एक प्लेट है, प्लेट पे जब चार्ज होता है सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी डिस्टेंस पे, σ/2ε0। रिमेंबर, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से चार्ज फील्ड ये होता था अभी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इनफाइनाइट प्लेट क्यों बोला इसे? कैपेसिटर तो हमने यूज़ किए, इतने से कैपेसिटर भी देखे हैं हमने, तो इनफाइनाइट क्यों बोला? भाई कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, आप सोचो कि ये दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इन दोनों को बहुत पास पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हाथ मेरा पूरा एरिया है उसके पास में अगर मैं पॉइंट लूँ बिल्कुल छोटा सा, तो क्या उस पॉइंट के लिए ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया कहलाएगा? जैसे मान लो कि यहाँ और यहाँ एक चींटी है पास में, चींटी पूरा हाथ देख रही है, तो क्या उसके लिए तो एक इनफाइनाइट सरफेस दिखेगा ये? तो उसी वैसा ही मान के हमने बोला कि ये एक इनफाइनाइट सरफेस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है σ/2ε0। ओके, अब इस फील्ड की वजह से यहाँ जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या उन सब पे एक फोर्स लगेगा? हाँ, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में हर चार्ज पे। तो नेट फोर्स अगर निकाला जाए जो अंदर लग रहा है F, उसे बोलेंगे Q × E। Q कितना, जो यहाँ ऑलरेडी है Q, E σ/2ε0। अच्छा, व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा लिखा जाता है? Q/A से, तो ये ऐसा भी लिखा जाता है Q/2ε0। तो फाइनली आपके पास जो फोर्स आता है वो आता है Q²/2A∈0। दिस इज द फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, क्या इतना ही फोर्स ये नेगेटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव प्लेट पे लगा रहा होगा? यस भाई, फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन होते हैं, जितना ये इस पे लगाएगा ये इस पे लगाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो दिस F इज द फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए, नीट में सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो चलेगा। ओके, तो यहाँ तक आपने सारी बातें कर ली, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में, कि अगर कैपेसिटर को हमको सर्किट में यूज़ करना है तो हम किस टाइप के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।